यस। तो बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। Yes. तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में हम जो भी बच्चों बात करेंगे, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू एंड मोर देन टू फिगर्स फॉर्म बाय orientation different orientation of ligand in टू डायमेंशनल या बच्चों थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है। तो पहले तो आज आपको मैंने फिर आपको बताई एक अलग से डेफिनेशन कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बेसिक मतलब यही है कि टू और मोर देन टू फिगर्स, ठीक है बच्चों, फॉर्म बाय डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स इन 2D एंड 3D स्पेस। समझ में आ रहा होगा? टू डायमेंशनल एक्स वाई एक्सिस, थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना, उसके अंदर जो लिगेंड्स हैं उनका बच्चों डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो उससे आपके दो या दो से अधिक फिगर बनते हैं, अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं, तो बच्चों उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल इजी। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेके। ठीक है। मैं ज्योमेट्रिकल के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कैसे बनाता हूँ फील कराऊंगा आज आपको, 3D फॉर्म थोड़ा सा, और 3D फॉर्म ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों को लेके। तो बच्चों सबसे पहले कोऑर्डिनेशन 4 में दो केस आते हैं। तो पहला केस आपका आता है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब बच्चों यूं है कि जब भी आपका हाइड्रेशन होगा तो बच्चों वो sp3 होगा, जिसको मैंने पहले भी बताया था। अब ये sp3 में s कौन सा होगा ये मैंने आपको बताया, तब बच्चों 4s होगा। और p की बात करते हैं तो यहां से आपको जो मिलेगा, आपको 3, एक तो आपको मिलेगा 4px, ठीक है बच्चों, एक मिलेगा 4p बाई, मतलब जो p ऑर्बिटल्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। यस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 4s, 4x, 4px, 4p बाई, 4pz, ये आपके चार ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक s हो रहा है, 3 p हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर d है, इनर d पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब 3D यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़ी थी, जो 3D पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि जो लिगेंड अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बच्चों को कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड, बिल्कुल सही। तो जिसकी वजह से पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो थ्री डी में आपके वेकेंट जगह ही नहीं बची है, खाली जगह आपकी नहीं मिली है, जिसकी वजह से वहां पे जो आपके लिगेंड्स इन्होंने बॉन्डिंग नहीं करी है, जिसकी वजह से बच्चों आपका बाहर का जो ऑर्बिटल है 4s दैट विल पार्टिसिपेट। बात समझ में आ रही है? तो जिसको मैंने बोला था बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला था मैंने। यस। यहाँ पे स्पिन की वैल्यू बच्चों हाई होती है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिले थे। ठीक है बच्चों। यस। अब यहाँ समझते हैं, ध्यान से समझो बच्चों। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हैं उसकी पहली बच्चों पहचान है कि वो सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बच्चों हम बात कर रहे हैं तो वन डिफरेंट लोकेशन, वन डिफरेंट लोकेशन और पोजीशन, वन डिफरेंट लोकेशन और पोजीशन। तो इसको हम कैसे समझें कि भाई अगर मैंने पोजीशन को चेंज कर करके देखा है, पोजीशन को बदल बदल के देखा है लिगेंड की, लेकिन सिमेट्री ही मिल रही है। इस सिमेट्री का मतलब बच्चों जो बॉन्ड एंगल है, जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे ये बेज हो गया है, और ऊपर एक यहाँ पे है। तो जिसको मैं बेटा बोल सकता हूँ कि बीच में सेंट्रल मेटल एटम एम है, एक लिगेंड यहाँ पे है, मान कर चलो ABCD आप ले सकते हो यहाँ पे, या लिगेंड लिख लो L कुछ इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। या फिर आप यहाँ पे ABCD लिख लो, ज्यादा बेटर आपको ABCD ठीक लगेगा। तो यहाँ पे आप ABCD ले लो। अब क्या देख रहा है, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बच्चों 2D नहीं होता है, ये कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, फिगर होता है। ठीक है। देखो जिसमें डैश भी है और बेज है। डैश का मतलब प्लेन के नीचे, बेज का मतलब प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पे C कहाँ पे है? प्लेन के नीचे होगा। D कहाँ पे होगा? प्लेन के ऊपर होगा। A और B प्लेन प्लेन पे ही रखे होंगे ये ग्रुप। फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं ना स्क्वायर प्लेनर की, वहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। तो स्क्वायर प्लेनर वाले केस में सारे के सारे एक प्लेन पे होते हैं, मतलब स्क्वायर प्लेनर इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
बट टेट्राहेड्रल इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अरे सभी बच्चों को बात समझ में आई? तो अब सुनना बच्चों, जब मैं यहाँ पे इस ABCD की पोजीशंस को बदल बदल के देखता हूँ, कभी A को प्लेन के नीचे डेस्क पे ले जाऊं, कभी मैं B को डेस्क पे ले जाऊं, तो ले जाने पे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जब मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो बच्चों यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो नहीं बदलेगा। बॉन्ड एंगल बच्चों आपको पता है कि 109.28 मिनट, ये बराबर हर जगह आपको सेम रहेगा। ऐसे कैसे, तो समझते हैं, ध्यान दो। जैसे बच्चों मान के चलो, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, जरा फील करना, ठीक है? यस, मैं टेट्राहेड्रल को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। ध्यान दो बच्चों, आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर सभी बच्चों को? एक सेकेंड, थोड़ा अटेंड कर लेते हैं। यस, अभी आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से। ये आपको जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा चेंज करके बनाता हूँ तो आपको बाहर की तरफ से सही दिखेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा सही से अरेंज हो जाए तो आपको दिख जाएगा सही से। कुछ इस तरीके से इसको यहाँ अरेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है? और एक आपका यहाँ प्रेजेंट, ठीक है? इसको थोड़ा मैंने शिफ्ट किया, अभी देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको? ये जो बीच में ये जो पोजीशन है, ये बच्चों क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे क्या है? ये आपका सेंट्रल मेटल एटम एक प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है। ये बच्चों दोनों का है प्लेन के ऊपर है। इस तरीके से थोड़ा स्पेस हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है? अब वो क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे सपोज ए प्रेजेंट था, अभी ए को मैंने बदल दिया। देखो मैं बदलता हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि बॉन्ड एंगल ना, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल है, ये जो सारे बॉन्ड एंगल है, थोड़ा सा बन नहीं रहा है मजेदार। एक सेकंड रुकते हैं, थोड़ा तिरछा जा रहा है। 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुकते हैं बच्चों। यस, अभी थोड़ा सा ठीक बने 3D तो मजा आएगा समझाने में। यस, अभी थोड़ा सा ठीक बन रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ से आप देखो, ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, इधर से देखो। और ये अभी इस वाले स्ट्रक्चर को मैं नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, घुमा दिया मैंने ऐसा, तो बॉन्ड एंगल में कहीं बदलाव आया? आप एटम की पोजीशन को बदल बदल के देख लो, बॉन्ड एंगल क्या बदलने वाला है भाई? बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 0.28 मिनट है भाई। इधर बदल दो, इसको यूं बदल दो, घुमा दो स्पेस में, मैं स्पेस में घुमा रहा हूँ, देखो 3 डायमेंशनल, किधर भी घुमा दो, बॉन्ड एंगल बदल रहा है क्या? मुझे बताओ, बॉन्ड एंगल क्या 90 से 180 जा रहा है, क्या 180 से 90 आ रहा है, या आपका 109 डिग्री 28 मिनट से कहीं बदल रहा है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या फील आ रहा है? देखो किधर भी घुमा दो आप, जिधर भी आपका मन करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल, किधर भी घुमाते, मेरे बॉन्ड एंगल में कोई बदलाव नहीं आया। जब बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि वहां पे जो स्ट्रक्चर बदल, जिस जो भी आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आया, जो ग्रुप अटैच हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे बच्चों क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है? यस और नो? तो आंसर हो जाएगा बच्चों नो, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर में यही तो होता है कि चीजों को बदल बदल के देखते हैं। अभी डेफिनेशन मैंने लिखी थी, है ना, 2 या 2 से अधिक फिगर आपको मिले। जब आप डिफरेंट ओरिएंटेशन देख रहे हो, जो लिगेंड को बदल बदल के देख रहे हो, तो बॉन्ड एंगल बदलना चाहिए। यहाँ पे बॉन्ड एंगल में बदलाव हुआ ही नहीं है। जब आप ए को बी में मैंने बदल दिया, नीचे लेके चले गए, सी को इधर लेके चले गए, भी किया था मैंने, तो कहीं बॉन्ड एंगल नहीं बदला। क्या फील आया? बिल्कुल एकदम दिमाग में एकदम बैठ गया बच्चों? बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा टेट्राहेड्रल में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज बच्चों कैसे होंगे? कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, बात फिनिश। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो इसके एग्जांपल्स बच्चों ले लिए मैंने यहाँ से, लाइक ME4 टाइप। हालांकि मैंने इसको पेयर करके भी समझाया था, अभी मैं आपको इस स्पेस करके बता रहा हूँ, इस तरीके हैं जो अभी बताया। नेक्स्ट बच्चों ME3B, ये कुछ स्पेशल केसेस है, एग्जाम्पल भी कराऊंगा अभी, ठीक है? ME2B2। नेक्स्ट बच्चों MA2BC। नेक्स्ट बात करते हैं तो MABCD। समझ में आ रहा है? ये बच्चों 1 2 3 4 5, मैंने 5 पैटर्न पे बात करी है। आप मैक्सिमम पैटर्न आपको यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। तो ये पांचों को पांचों पैटर्न, अगर बच्चों मैं हिंट करता हूँ, अगर यहाँ पे इनके पैटर्न के साथ बात करूं, अगर इनका हाइड्रेशन बच्चों sp3 आ रहा है, प्लीज ध्यान दो। होता क्या है ना कि जब गिवन कंपाउंड होते हैं तो वहां पे पता नहीं चलता, तो हाइड्रेशन निकालना पड़ता है ना, तो पहले हाइड्रेशन निकालना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, अगर क्वेश्चन में गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 है, तो उस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या वो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो बच्चों टेट्राहेड्रल हुआ तो बताना पड़ेगा ना कि सर वहां पे वो sp3 हाइड्रेशन है,
तो sp3 का मतलब है कि इनर 3D पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? इनर 3D के साथ आपका जो लिगेंड है उसने बॉन्डिंग नहीं परफॉर्म करी है, उसने 4s से परफॉर्म करी है। तो इस टाइप की लिगेंड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। जैसे टेट्राहेड्रल दिख जाए, चाहे वो Ma4 हो, चाहे Ma3b हो, चाहे Ma2b2 हो, यहाँ पे जो AB लिखा है, ABCD लिखा है, ये सारे के सारे बच्चों हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। क्या समझ में आ रहा है? तो इनको कितना भी घुमा घुमा के देख लेना, इफ इट इज sp3, कितना भी रोटेट करके देख लेना, इन सबका आंसर एक ही होगा कि बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। आ गया समझ में? नाम का बैठा सभी के? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में ही समझ में आ गया। बहुत सही। अब देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों स्क्वायर प्लेनर। पहला केस खत्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में टेट्राहेड्रल फिनिश। कोऑर्डिनेशन में 4 में अभी बचा है बच्चों स्क्वायर प्लेनर। अभी ऑप्टिकल आइसोमर चलेंगे तो वहां पे बात करेंगे। अभी हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, एक रिवीजन ले रहे हैं बहुत अच्छा, जिसमें आपको जो चीजें जिन बच्चों को पहले क्लियर नहीं हुई है, इसलिए मैं टाइम ज्यादा लेता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट में जहाँ पे बार बार चीजें आपको हर तरीके से समझ में आए। ठीक है, इजी ट्रिक समझ में आए, आपको स्ट्रक्चर समझ में आए, आपको 3D का फील भी आए, वो सारा कुछ। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों अभी भी कितना है? 4 है। क्या सभी को मेरी बात समझ में नहीं? समझते चलो बेटा, एक भी पॉइंट इधर उधर गया तो आप भूल जाओगे क्या होने वाला है, ये यही चीज है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने बनाया कि एम आपका सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ मैंने बना लिया है, सपोज बच्चों इसको लिखा मैंने यहाँ पे L1, यहाँ पे L2, यहाँ पे L3 और आपका ये L4। समझ लो ध्यान से, इनको बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से अटैच किया है। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि जो गिवन कंपाउंड है, वो गिवन कंपाउंड बच्चों आपका टेट्राहेड्रल है, बिकॉज क्वांटम 4 तो है ही दोनों का। तो आपको वहां पे क्या सबसे पहले पता होना चाहिए कि गिवन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम का निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, जो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना है वो डिपेंड करेगा उस पर कितना चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम के पास। फिर उनको रख लो, डी आपका आ जाएगा 4s आ जाएगा, 4p आ जाएगा। सामने लिगेंड पहचानो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, वीक फील्ड है, नाइट्रोजन कार्बन, अगर ये डोनर साइड्स हैं तो बच्चों जनरली आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वो पेयरिंग करेंगे। तो पहले 3D वाले पेयर्ड हो जाएंगे, एग्जांपल मैंने कराए हैं। ठीक है, पेयर्ड हो जाएंगे तो 3D वाला जो ऑर्बिटल से बच्चों वो पार्टिसिपेट करेगा लिगेंड के साथ, बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल सही। तो उस केस में जो हाइड्रोजन आएगा वो क्या आएगा? वो आपका DsP2 आएगा। अगर बच्चों वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो उस केस में आपकी पेयरिंग तो होने वाली है नहीं, तो उस केस में टेट्राहेड्रल जाएगा। आंसर आंख बंद करके टिक कर देना, जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, यहाँ बदल के देखना पड़ेगा। चलो बच्चों देखते हैं, मैंने बोला है स्क्वायर प्लेनर, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जो 4 लिगेंड अटैच है ना वो प्लेन पे हैं, कुछ इस तरीके से। ध्यान दो बच्चों, 1 2 3 4, प्लीज बच्चों ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। बॉन्डिंग एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? बॉन्डिंग एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। इधर बच्चों कितना है? 90 डिग्री। आप देख सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों, बहुत परफेक्ट है। अब ये 90 डिग्री अगर आपको दिख रहा है तो पहले बच्चों क्या था, जरा मुझे बताना। पहले जो आपका टेट्राहेड्रल वाला था ना, फील करना, टेट्राहेड्रल वाला सीन कुछ यूं था। टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा था बच्चों। तो टेट्राहेड्रल में तो बॉन्डिंग एंगल सबके वही थे, 109 डिग्री 28 मिनट थे, आपको पता है। तो यहाँ पे कितना भी बदल के देखो, हर किसी का बॉन्ड एंगल वही है, कोई नया बॉन्ड एंगल नहीं था वहां पे एक ही बॉन्ड एंगल था, वो फिक्स बॉन्ड एंगल था। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या हो गया? 2 टाइप के बॉन्ड एंगल हैं, पहचानो। 2 टाइप के बॉन्ड एंगल हैं। एक बच्चों बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का। दूसरा बॉन्ड एंगल देखो इसके और इसके बीच में, सामने देखो अपोजिट, कौन सा बॉन्ड एंगल है? 180 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। इधर देखो तो ये आपका सामने इधर 180 डिग्री है, इधर बात करोगे तो ये 90 डिग्री है। क्या समझ में आ रहा है? 2 टाइप के बॉन्ड एंगल। टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड एंगल था, स्क्वायर प्लेनर में आपके 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है। बहुत सही, अगर 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है तो पॉसिबिलिटी बदलेगी, और पॉसिबिलिटी बदल के देखते हैं। वहां तो बहुत बदल के देखा तो कुछ बदला ही नहीं, बिकॉज एक ही बॉन्ड एंगल था। अच्छा, अब बदल के देखते हैं। तो मैंने बच्चों क्या करा है कि L1 और L4, ध्यान देना अभी, और L2 और L3 मैं आपको लिखता हूं जरा। मैंने बच्चों लिखा है कि जो L1 है, L1 और L4 के बीच में कौन सा बॉन्ड एंगल है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री है। मैं पूछूं बच्चों L4 एंड L3 के बीच में बॉन्ड एंगल कौन सा है? जल्दी से बताओ मुझे। सर अभी भी ये 90 डिग्री है। अरे भाई ये L4 और L3 90 डिग्री होगा ये, ठीक है 90 डिग्री। मैं पूछूं बच्चों यहाँ पे कि
ध्यान से समझ लो, है ना, एक बार समझ लो समझ में आ जाएगा। L2 और L3 के बारे में बच्चों बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। मैंने पूछा बच्चों यहाँ से L1 और L2 के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री। बहुत सही सर, यहाँ पे 90 डिग्री होता है वो क्या करता है, वो सिस का फॉर्मेशन करता है। सिस, अरे सिस बनाता है, सिस कंपाउंड बनाता है, सिस आइसोमर बनाता है, 90 वाले सारे सिस बनाते हैं। मैं पूछूं कि L1 के साथ L4 का रिलेशन क्या होगा, सिस। मैं पूछूं कि यहाँ पे L4 के साथ L3 का रिलेशन क्या होगा, ये भी। तो जितने भी 90 डिग्री वाले हैं वो सिस को फॉर्म करते हैं। 180 की बात करूं तो बच्चों दो ही पेयर मिलेंगे, L1 के साथ L3, L2 के साथ L4। समझ में आ गया, ये आपको 180 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मैं पोजीशन बदलता हूं और देखना आंसर। मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है M, सेंटर एलिमेंट M। यहाँ पे लिखा है मैंने L1, यहाँ पे लिखा है L2, यहाँ पे L3, यहाँ पे L4। ध्यान देना बच्चों, L1 और L2 के बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है। ध्यान दो, मैंने बच्चों अभी बोला कि मैंने क्या किया कि L2 को पकड़ के ना L4 की जगह ऊपर इसको एक्सचेंज किया, पोजीशन को मैंने बदल दिया। जब पोजीशन बदला तो मुझे क्या मिला, M तो यहाँ पे है, L1 ये रहा, L3 यहाँ पे पहुंच गया, L2 ऊपर और L4 आपका नीचे। अब बताओ बच्चों, अभी क्या था इनिशियली कि L1 और L2 के बीच में बॉन्ड एंगल कितना था, L1 और L2 के बीच में बॉन्ड एंगल कितना था 90 डिग्री। अब बताओ ये जो सेकंड बना स्ट्रक्चर, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है L1 L2 के बीच में, L1 यहाँ पे है, L2। भाई स्पेस के अंदर मैं लिगेंड की कॉन्फ़िगरेशन को बदल रहा हूँ, यही तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो बच्चों अब कितना बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो उनकी पोजीशन बदलने के साथ इफ एंगल विल चेंज, और एंगल क्यों बदलेंगे, भाई साहब एक ही प्लेन के अंदर है। जब एक ही प्लेन के अंदर है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो L1 और L2 के बीच में पहले बॉन्ड एंगल 180 था, अभी बॉन्ड एंगल 90 हो गया है, तो बॉन्ड एंगल विल चेंज। तो 90 डिग्री जब मिलता है तो बच्चों उसको अपन बोलते हैं सिस, ठीक है। और 180 वाली को हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या समझ में आया, वेरी क्लियर, सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल। अब ध्यान देते हैं, इसमें केसेस लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने बोला Ma4, मैंने बोला आपसे Ma3B, ठीक है। थर्ड केस लिया मैंने Ma2B2, ठीक है। ये सब आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट है आपका Me2BC। एक दिन आधे लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो देखो ये चारों केसेस ले लिया मैंने। अरे किसी को कंफ्यूजन, आप MECD भी ले लेना लास्ट में, ठीक है। ले लो यहाँ पे MEBCD। चलो बच्चों Ma4 की बात करें तो मैंने पेयर के बेस पे बताया था, आपको पता है पेयर के बेस पे हम स्ट्रक्चर के बेस पे बात करेंगे। पहले पेयर को रिपीट करते हैं, तो बच्चों कितना बनेगा E, A। यहाँ पे क्या बनेगा E, A। भाई कितना बदल के देख लो, अरे चेंज करके देखोगे पोजीशन, तो आप बना लो यहाँ पे एम आपका ये हो गया है, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, सारे से लिगेंड बच्चों कैसे हैं सेम, बिल्कुल सही। जब सारे के सारे लिगेंड बच्चों सेम है, आप इनकी पोजीशन को कितना भी इंटरचेंज करके देख लो आपस में, इनकी पोजीशन कितना भी बदल के देख लो आपस में, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड एंगल में बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज सारे के सारे सेम है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पहले तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि सेम सेम होंगे तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बने, नंबर्स निकालना होता है। अभी दोनों सेम है तो उसको भूल जाओ, मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एंगल के बेस पे, तो यहाँ कितना भी आप बदल के देख लो बॉन्ड एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा, तो मिलेगा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। भाई बॉन्ड एंगल बदलना चाहिए ना, तभी तो आपका बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अरे ये समझ में आ गया। Ma3B, रिस्पॉन्स कर दो बच्चों, टेक्स्ट कर दो, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। नहीं बोलोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। Ma3B के बारे में बात करते हैं। तो Ma3B में क्या होगा, पॉसिबिलिटी की बात करें 3 A है, बाकी आपका एक B है। तो मैंने बताया था A और A, एक बन जाएगा AB। अब भाई इसको लिख लो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम M, यहाँ पे A लिख लिया। भाई ये जो है ना, ये जो पेयर में लिखे लिखना सीखो, ये जो पेयर में एक साथ लिखे हैं बच्चों 90 डिग्री बनाना। मैं आपको और देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। बहुत सारे टीचर्स आपको, अगर आप पढ़ोगे कहीं भी, तो बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि ए और ए को 180 पे बना दो। नहीं नहीं, जो पेयर्ड है, जो पेयर्ड है उनको पहले 180 से कम रखो एंगल, उनको 90 के अराउंड आप लेके आओ। मैं आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आप 90 पे मैंने बना दिया, सिंपल तरीका बनाते हैं। ए और ए मैंने यहाँ बना दिया, ए बी, बाकी ए बी को यहाँ बना दो। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ बनाने का, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो एक ए पेयर ये हो गया, और एक आपका ए बी पेयर ये हो गया। आपकी मर्जी है, नीचे लिख लो, बी को ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ए बी में। अभी देखो यहाँ से क्या हुआ, मैं एंगल बदलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ए के सामने, ए के अलोंग कौन सा है, ये ए दिख रहा है, देखो ए के सामने ये दिख रहा है, तो यहाँ तो कोई बात बनेगी नहीं। भाई कितना भी बदल कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, अगर मैं इस ए को उठा के ऊपर लेके जाऊं, इस ए को नीचे लेके आऊं, तो बी के सामने तो अभी भी स्टिल ए ही दिखेगा, अरे दिखेगा ना।
बी के सामने ये इधर आपको ए ही दिखेगा, अभी बी के सामने नीचे है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं बदल रहा, बहुत सही। फिर क्या करें, इस ए को यहाँ लेके आओ, बी को ऊपर लेके जाओ, बदल के देखते हैं, बदलो भाई। तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा, बी, यहाँ पे बी पहुंच गया, यहाँ पे ए आ गया। अब फिर से देखो, चेक करो, तो अभी भी बी के सामने एक ए इधर है, इसके 90 डिग्री पे भी है, 180 डिग्री पे भी है। अरे भाई बॉन्ड एंगल तो बदला ही नहीं। बॉन्ड एंगल बदला क्या, क्या बॉन्ड एंगल बदला, नहीं बदला। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आज मैं बॉन्ड एंगल की वजह से बात कर रहा हूँ, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। तीसरा केस, थर्ड केस बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है M(A2B2), तो M(A2B2) को बना के देखो स्ट्रक्चर, और यहाँ से बॉन्ड एंगल अगर बदलेगा ओरिएंटेशन बदलने पे, तो बिल्कुल आपको ज्योमेट्रिकल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यस, बनाते हैं, ध्यान दो बच्चों, ये वाला केस। तो यहाँ पे M ले लिया मैंने, पेयर बनाओ बच्चों, पेयर में क्या होगा, ए और ए, दूसरा आपका बी और बी, सिंपल सा बना के देख लो, ठीक है। यस, उसका ओरिएंटेशन बदल के देखेंगे, आप पेयर और भी चेंज करके देख सकते हो। तो मैंने अभी बताया था आपको, इसके साथ इसका रिलेशन देखो, तो एक तो ये बन गया, दूसरा आपको ये बन जाएगा कि ए के साथ बी आ जाए, एक ए के साथ आपका बी आ जाए, आप सीधा भी बना सकते हो। बाकी अगर किसी बच्चे ने एक बनाया तो ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा। तो देखो, दोनों अंदर देख रहे हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर, इसको 90 पे लेके आओ, ए और ए 90 पे लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं, 90 पे लगाना रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। यस, ये हो गया, देख लो। अब मैं पोजीशन बदलूं, ध्यान दो बच्चों, अभी बी के साथ ये वाला, ये क्या दिख रहा है बच्चों, देखो 180 डिग्री पे दिख रहा है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसके साथ अगर इसको चेंज करता हूं तो कोई एंगल में बदलाव नहीं आएगा, देखो अभी भी बी के सामने ए होगा, चेंज करेंगे ए को नीचे तो भी आपको बी के सामने ए ही मिलेगा, यहाँ भी सेम मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यस, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं ये कर सकता हूँ कि इस बी के साथ इसको भी तो चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज सारी बॉन्डिंग 90 डिग्री है। तो अभी जो बी के साथ बी का जो बॉन्डिंग एंगल था वो 90 था, अगर यहाँ पहुंचेगा ए यहाँ पहुंच जाएगा, तो फिर हाँ, तो फिर आपका बॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे सीधे। बाकी आप तीसरा तीसरा आप चेक करके देख लो, अगर कोई मिलता है तो बताओ मुझे। यस, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपका यहाँ पे सिस्टम है जिसमें हम बात कर रहे थे M(A2B2), M(A2B2), ये तो आपका हो ही चुका है, ठीक है, जिसमें बताया मैंने बच्चों, टू आपके यहाँ पे क्या मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका M(A2BC), ध्यान दो, M(A2BC). अब M(A2BC) की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, इसकी ट्रिक तो बहुत अलग तरीके होते हैं, सिंपल तरीके से बना के ही देख लो। और यही एक बात है कि बचा हुआ था कि बना के कैसे देखते हैं, तो पेयर बना लो, यहाँ से ए और ए, एक बन गया, दूसरा आपका BC बन गया, नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों, AB बनेगा, और इसके साथ ये कर दिया तो एक बन जाएगा AC बनेगा। और आप चेक करके देख लो, कुछ और बनेगा, कुछ और बनना चाहिए, बी के साथ आपको ये हो गया है, ठीक है, तो ए के साथ सी हो गया है, बिल्कुल सही है, कुछ और नया नहीं बनने वाला, यही दो आपके बनने वाले हैं, ठीक है। यस, मैं करा दे रहा हूँ, तो आपको अब तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, नया कोई आएगा नहीं ऊपर से, बस यही पॉसिबिलिटीज है जो मैं बता दे रहा हूँ, यही फॉलो करना है। ए के साथ ए बनाओ जल्दी से, तो ब्रेक ही ब्रैकेट में आप 90 डिग्री पे बना दो, BC, BC यहाँ बना दिया 90 पे, एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर उनको आप 90 डिग्री पे बना दो बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब चेक करो यहाँ से, इस बी के सामने ए है, इधर ए है, इनको बदलेंगे कोई आंसर नहीं बदलेगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, सारी पॉसिबिलिटी करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी बी और सी के बीच में बॉन्डिंग के लिए कितना है बच्चों, इधर चेंज किया तो कोई आंसर नहीं बदला, ए और ए में बदलने से। अब बी और सी को बदलते हैं, तो बी और सी को ऊपर नीचे अगर चेंज करूंगा तो यहाँ से भी कोई आंसर नहीं बदलने वाला, क्यों, सी के सामने इधर होगा बे, ए होगा, उधर भी ए होगा, अभी भी सी के सामने ए है, और 90 180 पे कोई एंगल चेंज नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये चेंज करना पड़ेगा, इसके साथ इसको चेंज कर दो, या फिर इसके साथ इसको चेंज कर दो। जब चेंज करेंगे तो बी के सामने पहुंचेगा, अपोजिट पहुंचेगा बी, या बी के सामने पहुंचेगा अपोजिट सी, तो इसका मतलब पहले बॉन्ड एंगल 90 था, जब चेंज करेंगे पोजीशन तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ भी आपको मिलेंगे टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अरे समझ में आ रहा है, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नाउ इट इज क्लियर। यस, यस, तो लास्ट बच्चों सेक्शन बचा है MABCD। तो भाई कितने पेयर बनेंगे, बनाओ भाई, एक तो AB बनेगा, दूसरा बनेगा आपको CD, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात करें तो एक AC बनेगा, आप बना के देख लो बराबर साथ में, BD बनेगा। एक केस और बन सकता है कि भाई A के साथ D भी कर लो एक बार, और एक बार आपका B के साथ C हो गया, ठीक है, सिंपल सी तीन पेयर आपके बन रहे हैं। अब तीन पेयर आ रहे हैं,
तो जरा स्ट्रक्चर के बेस पे तो समझ लें क्या ये सही बैठ रहा है 3 पेयर। तो लॉजिक देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एम लगाया, इसके साथ बच्चों पहला वाला केस ले लिया। ये केस ना इन दो नीचे वाले केसेस को एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज ऊपर वाले केस से ही तो नीचे वाले केस बने हैं, ये वाला केस और ये वाला केस। तो ऊपर वाले केस में चेंज करेंगे पोजीशन तो नीचे वाले केस ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, सिंपल सा है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ए भी ब्रैकेट में है तो ए यहाँ लगा लिया, बी यहाँ पे 90 पे लगा लो सीधा, इजी ट्रिक बता रहा हूँ। और बच्चों यहाँ पे सी लगा लो और यहाँ पे डी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो पोजीशन चेंज और निकालो आंसर। करते हैं बच्चों, अभी क्या दिख रहा है देखो, सी के साथ अब यहाँ स्टार्ट करो। अगर मैं सी और डी के साथ बात करूं तो अभी बच्चों बी के सामने कौन दिख रहा है, ध्यान दो, बी के सामने कौन दिख रहा है, सी। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, बी के सामने कौन दिख रहा है, सी। और सी कितने एंगल पे बच्चों, 180 डिग्री पे है। कितना है, 180 डिग्री पे है। सी को मैं नीचे लाया और डी को मैं ऊपर ले गया, तो बच्चों फिर बी के सामने सी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक आपको पेयर मिल गया, एक सेटअप मिल गया ना भाई। भाई लिगेंड की पोजीशन बदलने के साथ क्या एंगल बदला, हाँ बदला सर, 180 था पहले बी और सी के साथ, अभी सी को नीचे ले आया, डी को ऊपर लेके गया मैं, तो कितना हो गया। तो ये बच्चों आपका 90 बिल्कुल से एक पेयर मिल गया। एक केस हो गया, दूसरा केस बना है। चलो अभी इधर आ जाओ, ए के सामने डी को देखो जरा, अभी कितना ए के सामने डी, अरे भाई पेयर है ना अभी ये हो गया ना ए के सामने डी, ये वाला सेटअप बता रहा हूँ। ए के सामने डी कितना है, 90 डिग्री, अब 180 डिग्री दिख रहा है। अब डी को मैं क्या करूं, डी को मैं यहाँ चेंज कर दूं, बी के साथ चेंज कर दिया मैंने इधर। तो अभी कितना हो गया, बी यहाँ पहुंच गया है। तो ए के साथ बी पहले 90 था, अभी आपका 180 डिग्री, लेकिन डी यहाँ पे पहुंचेगा बी की जगह, डी यहाँ पहुंच जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो पेयर आपका ये बन गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो मतलब हम ऐसा भी बहुत बार बोलते हैं कि किसी एक को पकड़ के फिक्स कर दो, बाकी तीनों घुमाते रहो। एक तरीका और बताऊं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, दिमाग में आ रहा है तो बता देता हूं कि एक को फिक्स कर दो, इसको फिक्स करो, बाकी तीनों घुमा दो, बाकी तीन की पोजीशन बार बार बदलते रहो। एक को फिक्स कर दो, एक को फिक्स करो, सी को फिक्स करो, डी को करो चाहे बी को करो, किसी एक को फिक्स कर दो। ऐसे भी आपको पढ़ने को मिलेगा, किसी एक को फिक्स कर दो, बाकी तीनों घुमा दो, और घुमाते रहोगे तो आपको तीन ही सेटअप मिलेंगे। एक बार देखो ए के साथ सी क्या है, 90 डिग्री पे है। सी को मैं नीचे लेके आया तो 180 हो जाएगा, एक पेयर मिल गया। ए के साथ डी कैसा है, 180 डिग्री पे है, अभी ए को फिक्स किया मैंने। डी को मैं सी की जगह ले गया या बी की जगह ले गया तो एक पेयर ये सेटअप हो गया। बात समझ, अब बी कितने पे, 90 पे, बी को मैं डी की जगह लेके गया तो 180 हो गया। कितने मिले, तीन पेयर कैसे भी कर लो यार, ठीक है, कितने मिले, तीन पेयर। चाहे इस तरीके से ट्रिक कर लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ गया, बहुत सही। अब बात करते हैं यहाँ से हम बाइडेंटिटी की तरफ। तो ध्यान देना, मैंने बच्चों एक केस, सिंपल केस लिया है एम, नाउ दिस इज ए, और ये मैंने कर लिया है यहाँ से B2। चलो अभी भी मैंने एग्जांपल वही लिया बच्चों स्क्वायर प्लेनर को समझाने के लिए। तो ध्यान देना, ये कैसा है बच्चों, ए मैंने क्या बोला है, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और बी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। जब पेयर बनाते हैं तो एक बात बच्चों ध्यान देना, हमेशा जब भी आपको बाइडेंटेड लिगेंड दे रखे हो ना, उनको हमेशा ट्रीट करना है आपको मोनोडेंटेड की तरह, उनको ट्रीट करना है मोनोडेंटेड की तरह, ठीक है। बाद में हम जब बना लेंगे, बनाने के बाद उसको हम वैसे जोड़ देंगे जैसा आपका बाइडेंटेड है वो। तो पहले इसको मोनोडेंटेड की तरह ही आपको ट्रीट करना है। तो पेयर बनाते हैं, क्या बनेगा, एक ए के साथ ए बन गया, एक बी के साथ बी बन गया। नेक्स्ट पेयर की बात करेंगे, ए के साथ बी बन गया, ए के साथ बी बन गया। देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये इस तरीके के आपके कंपाउंड बन सकते हैं। देखते हैं बच्चों, तो पहले ध्यान दो, पहले मैं इसको समझाता हूँ। तो पहले देखो यहाँ पे एम के साथ क्या है, ए है और B2 है। तो एक बच्चों ना, एक मैं थोड़ा सा नोट आपको देता हूँ, ध्यान देना, एक नोट बताता हूँ मैं कि ये सेंट्रल मेटल एटम एम, यहाँ पे लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ बच्चों मान लो आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड आ गया है, बाइडेंटेड में आपका मान लो एक सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया है, इस तरीके से ये ज्वाइन होगा आपस में। तो एक मेरी बात सुनना जरा, यहाँ बॉन्ड एंगल बच्चों कितना है, 90 डिग्री। अरे कितना बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री। तो जब भी बच्चों बाइडेंटेड लिगेंड्स आते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बने आपके 90 डिग्री पे ही आपके स्टेबल होते हैं, 90 डिग्री पे ही अरेंज होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ग्रुप यहाँ पे बी मान लेता हूँ, यहाँ सी, आप चाहते हो कि मैं बी को यहाँ घुमा के लेके जाऊं, ए को यहाँ लेके जाऊं, ये गलत हो जाएगा। तो कैसा बनेगा, आप सोचोगे तो ऐसा बनेगा, ए यहाँ पे होगा, ये ए यहाँ पहुंचेगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसा अटैचमेंट होगा, ये गलत है, ये रॉन्ग हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड का जो बॉन्ड एंगल है ना बच्चों, वो 180 डिग्री नहीं हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कंपाउंड स्टेबल बचेगा। तो 180 पे कभी जा ही नहीं सकता है, ये दिमाग से पहले आप निकाल दो। कितने पर रहेगा, 90 डिग्री पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 180 पे ऐसा नहीं है जैसे अभी कर रहे थे कि सर उसको पकड़ के यहाँ पे लगाएं, इसको पकड़ के यहाँ लगाएं, चलो इसको खींच कर वहां पे कर देते हैं, रबर की तरह खींच जाएगा। ऐसा मत कर देना, गलती हो जाएगी।
ये बात समझ में आई क्या? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी काम करेंगे इसके ऊपर, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर और जैसे हम वैसे जोड़ देते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करें। यहाँ पे आपको मैंने ले लिया एम, हम फर्स्ट पेयर से बात करेंगे, इस पेयर से, ठीक है। दूसरा पेयर ऑटोमेटिक आपको दिखेगा बिकॉज सेकेंड पेयर फर्स्ट से ही बना है। तो कैसे बनाया जाए बताओ बच्चों, किस तरीके से सेट किया जाए। पहले में ए दे रखा है और बी भी दे रखा है, तो बना लो यार। एक देखो मैंने क्या बोला कि एक ही पेयर के अंदर है ना, एक ही पैरेंथेसिस के अंदर है, तो उनको 90 डिग्री पे जोड़ना बच्चों प्लीज। तो ए के साथ ए जोड़ दिया, यहाँ पे बी के सामने बी जोड़ दिया। अब ए और ए बच्चों कैसे हैं, बाइडेंटिटी लिगेंड से सिमेट्रिकल है, इनको यहाँ जोड़ दो, बन गया, खत्म कहानी। अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया? यस बच्चों, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। अच्छा अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है? क्या यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल सकता है? कोशिश करो और बताओ मुझे, क्या ज्योमेट्रिकल मिल सकता है? यस, या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ से मिल सकता है? तो पता है बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अभी वही सोच रहे होंगे कि सर बी के सामने ना ये ए दिख रहा है मुझे, ठीक है सर, ये तो मुझे 180 डिग्री पे दिख रहा है, मैंने इसको 90 पे करना चाहता हूँ। और वो पता क्या करेंगे, इसको वो यहाँ से इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ना इसे को यहाँ लेके जाएंगे और बी को यहाँ कर देंगे। बट पता है वो गलत हो जाएगा। अब बनाओगे भी ना उसको, एम यहाँ बना दोगे, फिर उसके बाद ए यहाँ पे है, ए यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पे पहुंच गया, बी यहाँ पे पहुंच गया, तो भाई साहब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। आपने बना जरूर दिया है लेकिन ये आपका नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये 180 पे हो ही नहीं सकता है, अनस्टेबल है। तो बोलोगे सर इनिशियली क्या था कि बी के साथ ए यहाँ पे 180 था, अभी सर बी के साथ ए यहाँ पे 90 हो गया, मैं तो खुश हो गया, दो आइसोमर बन गए। आप बोलोगे नीचे वाला कौन सा, सर नीचे वाला ए के साथ बी बात करेंगे तो सर ये ट्रांस हो गया, ऊपर वाला सर सिस हो गया, मुझे तो अच्छा लगा, वर्ड बदल गया, बट मुझे तो नहीं लग रहा है। बताओ बच्चों, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे हो गया आपका 0, ठीक है, बहुत सही। यस, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, ये जो 4 था ये वाला सेक्शन आपका होता है खत्म। अब बात करेंगे बच्चों हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ। भाई 4 पे टेट्राहेड्रल और जो आपका आपका जो स्क्वायर प्लेनर था, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, ठीक है। यस बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या होगा, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। एंगल के बारे में बाद में बता दूंगा, पहले यहाँ समझो कि ये सेंट्रल मेटल एटम एम है, इसमें 4, एक L1, ये L2, ये L3, ये L4। थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी स्ट्रक्चर पे और फोकस करेंगे जहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि प्लेन में किस तरह की चीजें बदलती हैं। और यहाँ पे आपको मान लिया मैंने L1 L2 L3, यहाँ पे L5 मान लिया और यहाँ पे आपका L6 ले लिया है। समझो ध्यान से मैं इसको जोड़ता कैसे हूँ, इसको यूं जोड़ दिया और इसका बाकी जो अरेंजमेंट है ये सब के साथ इस तरीके से अटैच होगा, इनको आप आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। यस, ओके। अब समझो बच्चों यहाँ से क्या क्या है। मैं अगर आपसे एक सेटअप पूछूं ना, यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ होगा, मैं अगर पूछूं आपको 180 डिग्री एंगल्स कहाँ मिलेंगे, भाई डिफरेंट एंगल होंगे तभी तो ज्योमेट्रिकल बनेगा। ज्योमेट्रिकल बनने के चांसेस तभी है ना कि अब 90 से 180 हो जाए। तो आपको पता चल रहा है कि सेल यहाँ पे कुछ हमारे केसेस हैं, और कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल सकता है, बताओ मुझे। तो मैं बोलूं बच्चों यहाँ से कि जो L5 है इसको थोड़ा फील करते हैं, आपको ऐसे समझ में आएगा, तो थोड़ा इसको फील कराता हूँ मैं। ये पता है क्या है, ध्यान दो, ये इस तरीके से एक प्लेन है, ये प्लेन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्लेन में L1, L2, L3, L4 ये स्क्वायर प्लेनर शेप में है, थोड़ा फील करो, ये चारों स्क्वायर प्लेनर शेप में है। L5 कहाँ है, ऊपर है। L6 कहाँ पे है, नीचे है। पूरी बात समझने की कोशिश करना। L6 कहाँ पे है, नीचे है, बिल्कुल फील करो, ये 2D दिख रहा है ना, मतलब जो L6 है वो स्किन के अंदर है, स्किन के अंदर है, आपकी तरफ है। L5 है वो मेरी तरफ है। L1, L2, L3, L4 कहाँ पे है, प्लेन के ऊपर है। पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना तभी समझ में आएगा। L5 कहाँ पे, ऊपर, फील हो रहा है। L6 कहाँ पे, नीचे है। बीच में 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज है, पूरा फील आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है। L5 के साथ जो L1, L2, L3, L4 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। आप देख लो ना कि कुछ ऐसे अरेंज होंगे, देखो ये बेटा L5 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना लो, ऐसे देखो L5 को थोड़ा मैं रिलेट करता हूँ, ऐसे आपको फील आएगा थोड़ा।
ध्यान दो, कोशिश करता हूं मैं समझाने की आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। ध्यान दो बच्चों, ऐसे समझो आप, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं एक को, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। L5 कौन है, ये। तो L5 के साथ ये बच्चों L2 है, ये L1 है, ये आपका L3 है, और एक इधर बना लेते हैं L2। देखो अभी समझ में आ रहा है। अरे ऐसा फील कर सकते हो, ऐसा समझ लो कि ये ऊपर है, ये ऊपर वाला कौन है, L5। L5 ऊपर, L6 कहाँ पे होगा, नीचे। नीचे आप बना लो यहाँ पे L6 नीचे। तो मुझे बताओ L5 के साथ L2 का बॉन्ड एंगल कितना, 90। मैं बोलूं L5 के साथ इसका बॉन्ड एंगल कितना, 90। इसका बॉन्ड एंगल इसके साथ कितना, 90। लेकिन अगर मैं पूछूं, इसको मैंने यहां लगा दिया सपोज ऐसा, थोड़ा समझा रहा हूं मैं। इधर देखो ये नीचे L6 आ गया, तो L6 के साथ भी तो नीचे से बॉन्ड एंगल 90 90 होगा, इधर भी 90 होगा। देखो यहाँ भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इधर भी 90 90 90। और 180 कहाँ होगा, 180 वाली कौन कौन सेटअप होंगे, तो इसके साथ ये वाला सेटअप 180, इसके साथ ये वाला सेटअप 180, ऊपर वाले का L1 के साथ L5 आप L6 आपका 180। समझ में आ गया, पूरा फील हो गया यार, बस यही चाहिए था, फील आना चाहिए था, बिल्कुल मजा आ गया। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप 90 90 डिग्री एंगल बता सकते हो, तो मैं सीधा लिखूं बच्चों L1 के, yes। तो यहाँ पे 90 डिग्री वाली बॉन्ड एंगल कौन कौन से हुए, जल्दी से बताओ मुझे। L1, L1 के साथ बच्चों L1 ये हुआ, तो L1 के साथ कौन कौन से, सब पेयर बना लो। L2 बना लोगे, यस। L1 के साथ बच्चों L3, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 करके, ठीक है। सारे के सारे 90 डिग्री निकालना। 180 में आपको लिख दो यहाँ पे, 180 कौन कौन से होंगे, L5 के सामने L6, अरे आसान है बिल्कुल। फिर बच्चों L2 के सामने L3, बिल्कुल 180। और कौन सा पेयर मिलेगा, L1 के सामने L3। समझ में आ रहा है। और बच्चों और कौन सा, एक तो ये हो गया सीधा, अरे ये वाला ना, ये तो प्लेन पे ही है 180 180, L5 ऊपर L6 नीचे, तो यही ये तीन ही पेयर तो बनेंगे 180 के, बना दिए मैंने तीनों पेयर। बाकी आप 90 डिग्री के बना लो सारे के सारे, एक दूसरे से रिलेट करते हुए। और ये बात समझ में आई। चलो अब समझते हैं इसको और ठीक से, ध्यान दो। इसमें पहला केस मैं लेता हूं MA6 वाला, MA6। तो MA6 की बच्चों बात करें तो मुझे बताओ पेयर कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा A, फिर से A, और फिर से A। मुझे बताओ इनको अगर मैं अरेंज करूंगा, दिमाग में बैठा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल बैठा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल दिमाग में सही से बैठा है। एक ऊपर है, एक नीचे है, चारों यहाँ पे हैं, ठीक। हर जगह ए, चारों ए यहाँ लगे हैं, दो ए ऊपर नीचे। भाई बदलो बॉन्ड एंगल, बदलो पोजीशन इधर से उधर, क्या बॉन्ड एंगल बदलेगा, जल्दी से बताओ मुझे। भाई सारे के सारे ए सेम है, सारे के सारे ए सेम है, तो बॉन्ड एंगल बदलता है क्या, नहीं बदलेगा। नो बॉन्ड एंगल, कोई बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, सिंपल सा। अभी लॉजिक बैठ रहा है ना बराबर दिमाग में, स्ट्रक्चर के बेस पे। अब देखो बच्चों MA4B2, ध्यान दो और बताओ मुझे। अब बोलोगे सर पेयर तो बनाऊं मैं, चलो पेयर बनाते हैं और बात करते हैं अभी। तो क्या पेयर बनेगा, यहाँ से एक तो ए बन गया, फिर बच्चों एक ए बन गया, फिर आपका बीबी बन गया। पहले केस में समझ में आ गया, दूसरे केस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक ये सेटअप बन गया, और क्या सेटअप बन सकता है, तो एक सेटअप ये बन सकता है कि बच्चों यहाँ पे ए और ए रखो, और बेटर पे ना इसको ए बी कर लो, चेंज कर लेते हैं। ये ए है, इसको ए बी कर लिया, यहाँ ए बी कर लिया, यहाँ पे इसको ए रखा। अरे यही तो बना सकते हैं। अब चेंज करके तो देखो, चेंज करोगे तो क्या होगा, भाई इसके साथ ए बी ले लो, या फिर इसके साथ चेंज कर दो, किसी के साथ चेंज कर दो, एक तो ए आपको मिलेगा ही। बात समझ में आ रही है। अब लगाओ यहाँ पे दिमाग। अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, अब मजा आएगा। लगाओ दिमाग, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके बनने वाले हैं। स्ट्रक्चर पे भी बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ सिंपल केस बता रहा हूँ, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। बिल्कुल सही, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे, बताओ मुझे कैसे हुआ होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, बॉन्ड एंगल का बदलाव है। कैसा, देखो अभी यहीं से समझ में आ जाएगा। इस ए और ए के बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 90। इस ए और ए के बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 90। और बी और बी के बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 90। भाई तीन ही तो पेयर बने, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आ जाओ, ए और बी के साथ कितना, 90। ए और बी के साथ कितना, 90। यहाँ पे कितना हो गया है, ये भी 90। अब हुआ क्या है, पूरा प्रोसेस समझना। 180 तो मैंने गायब भी कर दिया, समझाया नहीं। मैं ये बताऊँ पोजीशन बदलने से क्या हुआ। अच्छा, अब यहां से आप मुझे बताओ कि जो ए प्रेजेंट था ना, ये ए प्रेजेंट है, ये ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है। तो मतलब ये सारे के सारे मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अरे भाई यही तो है, ऐसे हम बना सकते हैं ना, बात समझ में आ रही है। और इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, चलो स्ट्रक्चर पे बताता हूँ। एक बना बताता हूँ स्ट्रक्चर पे, एक सेकंड रुको, यहाँ पे स्पेस कर लो और स्ट्रक्चर पे समझाता हूँ, ध्यान दो।
ये बनाया मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और एक बना लेता हूं मैं ऊपर, 1 सेकेंड, थोड़ा सही से बन जाए तो ही ठीक है। एम ई हो गया बेटा, यहाँ से ए, एक ए मतलब है 90-90 पे, ये ए, ये 90-90 पे। अभी बीबी की बात करूं तो बीबी थोड़ी 90 पे हो सकता है, वो तो ऊपर जाएगा। रेगुलर स्ट्रक्चर में तो ऊपर नीचे होगा कि एक भी ऊपर एक भी नीचे, अरे ऐसे ही तो मिलेगा, मुझे बताओ। ये तो कुछ इसी तरीके से मिलेंगे आप। पूरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही। ये इस तरीके से आप ज्वाइन भी कर दो। क्लियर? लेकिन अभी पेयर के साथ प्रेजेंट है तो मैं 90 पे बोल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो 90 पे नहीं है। 90 पे कौन कौन से रिलेशन आपको दिख रहा है? 180 पे कौन कौन से? ए के साथ ए एक्चुअली 180 पे है, इस ए के साथ ये 180 पे है, बी के साथ बी ये 180 पे है। ये बन गया सेटअप, पहला सेटअप। अभी देखो तो आपको क्या दिख रहा है? इस ए के साथ ये जो बी दिख रहा है वो किससे, कितने एंगल पे? बी ऊपर है, ए यहाँ पे है, चलिए 90 डिग्री पे मिल रहा है, कुछ ऐसा होगा 90 डिग्री पे मिल रहा है। क्या 180 पे पहुंच सकता है? बताओ। अरे पोजीशन बदल दूंगा तो 180 पहुंच जाएगा। मैंने क्या किया है, वही तो मैं पेयर यहाँ पे पेयर बना के भी मैं आपको कर सकता हूँ, सीधा सॉल्व भी कर सकता हूँ सीधा। मैंने क्या किया, मैंने इस बी को उठाया, जो भी ऊपर था उस बी को उठाया, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया इस पोजीशन पे, इसको उठा के मैंने यहाँ लेके चला गया। तो अभी ए के सामने, भाई अभी क्या दिख रहा है, सारे के सारे जितने भी आपके बी के सामने बी क्या है 180 पे, ए के सामने ए क्या है 180 पे है, बट ए के सामने बी क्या दिख रहा है आपको 90 डिग्री पे, ए के सामने ए बी क्या 90 डिग्री पे है। लेकिन मैंने अगर पोजीशन चेंज करूंगा तो वहां पे एक तो देखो, एक तो सेटअप ये बनेगा भाई ए बी, और एक सेटअप आपका ये बनेगा ए बी। तो मैंने क्या किया, किसी को फिक्स कर दिया, किसी को फिक्स कर दो, किसी को फिक्स किया तो मतलब मैंने ए को फिक्स किया, ए के सामने ए, ए के सामने ए, जो अभी मान लो इनिशियली क्या है, अरे ए के सामने ए क्या है अभी इनिशियली 180 डिग्री पे, समझ में आ रहा है? ए के सामने क्या 180 डिग्री पे, बी के सामने बी क्या है, अभी आपका बी के सामने बी क्या है 180 डिग्री पे है। लेकिन नीचे क्या हो गया है, जब मैंने पोजीशन चेंज करूंगा तो ए के सामने एक बी पहुंचेगा, फिर ए के सामने एक बी पहुंचेगा, तो जो 99 जो आपका 180 डिग्री वाला था वो 90 में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आपके जो टोटल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस लेता हूं मैं, M A3B3। इसमें कितना होगा? इसमें पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब बना लो ध्यान से, M A3B3 कितना आंसर होगा, 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर मिलेगा। अब बना लेना। ठीक है, मैं कुछ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर अभी मैं एक्चुअली मुझे बताना है यहाँ पे आपके और नेचुरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, ठीक है, प्लेनोसिमेट्री के बारे में, वो अभी बताना है। तो मैंने अगर यहाँ पे दिया है MA3B2C, इतना मैंने बता दिया है, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 आइसोमर्स। आप जरूर बना के देखना। मैंने बोला है MA2B2C2, यहाँ पे कितने आइसोमर्स मिलेंगे, यस, MA2B2C2 सारे पेयर्स बना लेना, और पेयर्स बनाने के बाद यहाँ से क्या कितना आंसर मिलेगा, बताओ बच्चों। अरे ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, फिर हुआ A B C एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल सही, 5 इधर राइट आंसर। आप बना के देखना। और लास्ट में आपको देता हूं MABCDEF, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट सेक्शन मैंने दिया है MABCDEF। तो इसको कैसे बनाया जाए, तो इसकी एक बच्चों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। क्या है कि किसी एक को फिक्स करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ए को फिक्स किया है, ए के साथ बी का रिलेशन, सी का रिलेशन ए के साथ है, फिर डी का रिलेशन, फिर ई का रिलेशन, फिर एफ का रिलेशन। टोटल कितने बनेंगे, 5 सीधा। फिर मैं बोलूँ ए का हो गया, बी के साथ आते हैं, तो बी के साथ सी का रिलेशन, डी का रिलेशन, ई का रिलेशन, एफ का रिलेशन, कितना मिलेगा, 4 आइसोमर्स मिलेंगे। इसी तरीके से बच्चों सी बी हो चुका है, सी के साथ डी का रिलेशन, ई का रिलेशन, एफ का रिलेशन, कितना होगा, 3 आंसर बनाएगा, 3 आइसोमर्स। इसी तरीके से बच्चों मैं बोलूं डी के साथ सी हो चुका है, तो यहाँ पे एक ई मिलेगा, एफ मिलेगा, कितना आइसोमर्स, 2 मिलेंगे। लास्ट में बचा ई, ई के सामने एफ, तो वो आपका सिर्फ एक ही रिलेशन बनाएगा। तो इसका मतलब टोटल ऐड करो, 4 और 5 कितने, 9, 9 और एक 10, 10 और 5 बेटा कितनों के 15, तो इसके 15 आपके आंसर्स मिल जाते हैं। 15 आपके पेयर होने, आप बना के देख लेना, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो सभी को? यस। तो देखो यहाँ पे एक में एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। मैंने एग्जांपल बच्चों लिया है स्क्वायर प्लेनर का, और इस पे ना ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के अंदर। जनरली बच्चों हम क्या बोलते हैं कि भाई सब स्क्वायर प्लेनर वाला केस है, जिसमें देखना मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, कुछ ऐसा। यहाँ पे मैंने ए बनाया, यहाँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, बीच में सेंट्रल एलिमेंट है, आपका सेंट्रल एलिमेंट आपका एम है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या, यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होगी। अब पीओएस पे बात करते हैं, इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। क्या यहाँ पे भाई, अच्छा पहला वाला केस तो छोड़ ही दिया कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है, तो इसमें आपका टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में सर क्या पीओएस होती है? क्वेश्चन तो ये है, क्या टेट्राहेड्रल में पीओएस होती है? बताओ भाई। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि भाई एम आपका यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप आपके प्रेजेंट है,
ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होती है? भाई प्लेनो सिमेट्री का मतलब क्या है? भाई ये हो गया कि भाई ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से अरेंज है। तो इसमें क्या आपकी प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी? बताओ जल्दी से, और कैसे बताया जाए? यस बच्चों, ये 3D है, ये जो डायग्राम है वो 3 डायमेंशनल है, ये डायग्राम ऑलरेडी आपका 2 डायमेंशनल है, ये बात ध्यान में रखना बिल्कुल, ये 3 डायमेंशनल है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर से कट किया। अरे कोई एक प्लेन लिया बच्चों, कोई भी एक प्लेन ले सकते हैं, ठीक है, मैंने ऊपर से लिया प्लेन, ऊपर से कट किया। ए बच्चों स्फेरिकल शेप का था, बी यहाँ पे है, थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं, इधर समझो, थोड़ा ऐसे फील आएगा फिर। यस, ये समझ में आ रहा है? ऐसे बना दिया मैंने, चलो कट करो इसे, जल्दी कट करो, किधर से कट करो। ये आया चाकू ऊपर से यूं, और चाकू आया इसने, कट किया ना इसको, इसको कट किया ना, ये आधा कट, तो ये भाई गोल शेप का यहाँ कट हो गया ना आधा, ठीक है। बट नीचे वाले के आधा आधे आधे कट हुए, क्या नीचे वाला ये इसकी इमेज बनाएगा? क्या इसकी इमेज बनाएगा? ये आधा आधा कट हुआ क्या? ये आधा कट होना चाहिए ना। प्लेनो सिमेट्री का मतलब क्या डेफिनेशन में थे? प्लेनो सिमेट्री में ये था कि जब आप कट करो तो इक्वल हाफ में कट हो, एक दूसरे की इमेज बनाए। भाई ये आधा इसकी इमेज बनाएगा, बट क्या ये इमेज बनाएंगे? ये इमेज बना, भाई ये थोड़ी नहीं कटे यहाँ से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई एंगल तो 90 डिग्री यहाँ पे है, ये आपका एंगल तो 109.9 डिग्री 28 मिनट है। तो यहाँ से ऊपर इधर से कट करो, इधर से कट करो, अब इधर से कट भी कर सकते हो, इधर से कट करोगे तो ये नहीं कटेगा, तो पाई की इमेज बनेगी। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा समझ लो बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बीच वाला जो एटम है, इट इज कायरल सेंटर, इट इज कायरल सेंटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प ले ली मैंने, इट इज कायरल सेंटर। इफ इट इज कायरल सेंटर तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो क्या था, कॉलिशन ऑफ 4 में टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते, बट ऑप्टिकल बनते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बताया ना मैंने अभी, ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। अब आते हैं बच्चों स्क्वायर प्लेनर पे। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल तो बनाए हैं, अब यहाँ से ऑप्टिकल की बात करें तो क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होगी। कैसे प्रेजेंट होगी? भाई साहब ऐसा है, बिल्कुल प्रेजेंट होगी सर। ये ऐसा है, एक ही प्लेन में रखे हुए हैं, लगा लो इस तरीके से, देखो ये प्लेन दिख रहा है आपको सभी को, एक ही प्लेन टेबल के ऊपर रखे हैं। मैंने क्या किया, मैं चाकू लेके आया इधर से, तलवार, ठीक है, तो लेके आया मैंने, यूं कट किया इसको, यहाँ से कट हुआ, हो गया ना कट, ये आधा कट हुआ, बीच वाले ये आधे कट गए इधर से, ये भी कट गया इधर से, ये वाला ये भी कट गया। अच्छा चाकू लंबी तलवार है, वो ऐसी आई खट से, और उसने यूं इसको काट दिया पूरा, आधा ऊपर आधा नीचे। समझ में आ गया? अरे आधा ऊपर आधा नीचे, हर कोई मिरर इमेज बनाएगा ना एक दूसरे की। अच्छा दूसरा बताओ सर, ऐसा करके बताओ। ऐसे बताता हूँ, चलो यूं ले गया चाकू, यूं काटा इसको, तो सारे के सारे कट जाएंगे। अच्छा बीच में से काटना है, ठीक है, बीच में से इधर चाकू लेके यहाँ से काटा, इसको यूं काट दिया मैंने, तो ये आधा कटेगा, ये वाला आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा इधर वाला, लेकिन ये वाला इसकी इमेज बनाएगा। अरे बताओ ना, ये इसकी इमेज बनाएगा। समझ में आ गया? कवर अप हो गया पूरा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट। अगर प्लेनो सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा? जीरो। क्या होगा बच्चों? जीरो। ये बात समझ में आई क्या? लेकिन लेकिन सुनना ध्यान से, जब टेट्राहेड्रल वाला केस था तो वहां पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होती है क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। अच्छा दूसरी बात समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा, मैंने बच्चों लिया एम, यहाँ पे लिया मैंने, दिस इज प्रोपाइल इथाइलिन डायमाइन, पीएन का मतलब प्रोपाइल इथाइलिन डायमाइन, प्रोपाइलिन डायमाइन बोल लिया मैंने, एक लिया मैंने ईएन ट्वाइस, ईएन ले लिया सिर्फ, इसके पास प्लस माइनस एन। बताओ ये कंपाउंड एक्चुअली में क्या आपका, ये क्या है बच्चों? ये आपका है बाइडेंटेड, दिस इज बाइडेंटेड। इस ये भी कैसा है? बाइडेंटेड। आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा, पॉलिश नंबर की वैल्यू क्या? 4। ठीक है सर 4 आ गई। आप क्या बोलोगे सर ये मुझे नहीं पता है कैसा होगा? आपको पता है पीएन बोलो चाहे ईएन बोलो, पीएन का मतलब क्या है? प्रोपाइलिन डायमाइन, ईएन का मतलब इथाइलिन डायमाइन। सर ये दोनों के दोनों कैसे हैं? डेंसिटी दो दो मतलब 4, 4 हो गए। 4 का मतलब दोनों दोनों बच्चों कैसे हैं? डोनर साइट इज नाइट्रोजन, तो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इफ इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? कन्फिग्रेशन DsP2 होगा। क्या हो गया? DsP2 हो गया। समझ में आ गया? इफ DsP2 तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। अरे समझ में आया? भाई स्क्वायर प्लेनर के साथ बेटा क्या होता है? प्लेनो सिमेट्री मिलती है, तो हमारा क्या यहाँ पे मिलेगा? जीरो। जीरो क्या मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। बट गलत आंसर, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, गलत आंसर, ये आंसर गलत है। इसमें आपको
ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। और कैसे बनेंगे कोई बताएगा मुझे? और दिमाग लगाओ, बताओ मुझे आंसर। यस बच्चों प्लीज, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो। देखो यार, ये मेटल एटम एम हो गया, इथाइल डायमाइन NH2, सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे CH2, यहाँ पे NH2, ये डोनर साइड्स, ये हो गया EN हो गया। अब आते हैं PN पे। PN का मतलब हो गया एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये CH3, ऊपर हाइड्रोजन, इसके साथ यहाँ पे NH2, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया। नीचे बच्चों यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2, यहाँ से डोनर साइड्स, ये बन गया। आपको लग रहा है कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, आप देखो ध्यान से क्या मिल रहा है भाई, ये प्लेन पे है। मैंने बोला ना इट इज DsP2, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बेटा ये आपके ऑलरेडी क्या है, प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। मैं चाकू लेकर कट करूंगा तो आधा कट हो जाएगा, गलत बात। नहीं नहीं नहीं, कौन कौन से कट होंगे वो समझो। कट होंगे बच्चों, ये वाला कट होगा आधा, ये आधा कट होगा, ये आधा कट होगा, ये आधा कट होगा, बट ये आधा कट नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज कायरल सेंटर कार्बन। लिसन केयरफुली, दिस कार्बन इज कायरल सेंटर कार्बन, हिडन है ये। दिस कार्बन देखो, ऊपर हाइड्रोजन अलग, CH3 इधर, इधर NH2 के साथ पूरा ग्रुप, नीचे देखो CH2 के साथ पूरा ग्रुप, चारों का चारों ग्रुप अलग, चारों ग्रुप अलग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आ गई अंदर। इसका मतलब ये कार्बन है कायरल सेंटर, फिर इस कायरल सेंटर, तो मॉलिक्यूल बच्चों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या समझ में आया? बताओ मुझे।